अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं सचिकिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन बात करेंगे वो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल मुनक़िद होने वाली एपीसी के ऊपर कि कल जो एपीसी मुनक़िद हुई अपोजिशन की, उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या लहर में तय की गई अपोजिशन की तरफ से और क्या महरक़ात है एपीसी को मुनक़िद करवाने के और अपोजिशन क्या से अचीव करना चाहती थी। तो इसके अलावा हम बात करेंगे उसके बाद पैदा होने वाली सूरत उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हुकूमत ने अपोजिशन के स्पीच को किस तरह से लिया और इसके बाद क्या सूरत पैदा हुई। इसके अलावा हम जो इंटरेस्ट टॉपिक्स में उसमें हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के जो साउथ चाइना सी की टेंशन है उसको बात करेंगे किस तरह अमेरिकी जासूस ने वायलेशन की चाइना की समुद्री की इस तरह पर। इसके बाद हम बात करेंगे सूडान और अमेरिका की किस तरह से अमेरिका ने और इसराइल ने सूडान को रिश्वत देने की कोशिश की और उनको ख़रीदने की कोशिश की और उनको $3 अरब की इमदाद दी, जिसके बदले वो अब सूडान जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे बहरीन और कतर के ऊपर भी। कतर अब अगली बार जो है कतर की भी आ रही है और कुवैत भी जो नेक्स्ट में लाइन में खड़ा हुआ है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जो कि खत्े में मुनक़िद हो रही हैं, रनुमा हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन नेशनल टॉपिक्स पर। नेशनल टॉपिक हमारे पास जो है वो है कल मुनक़िद होने वाली एपीसी के ऊपर। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने अपना अगर हमारे पिछली वीडियो देखी हो कि हमने बात की थी कि मौलाना फजल रहमान एक एपीसी मुनक़िद करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो थी मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी जो थी वो मौलाना फजल रहमान को अपना हाथ नहीं पकड़ पा रही थी, यानी कि वो एपीसी में शिरकत के लिए मदद नहीं हो रहे थे। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि अपोजिशन जो जब पता चला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को असद को जब पता चला कि फैज़ुल आयद हो गई है अब तोशाखाना केस में असद ज़रदारी के ऊपर, तो उनका नहीं अब एपीसी होनी चाहिए। तो इसी तरह नवाज़ को जब पता चला कि नहीं अब मेरे भी निकाल ज़मानत वारंट के सारी जारी हो गए हैं, मैं भी इख्तियारी हो गया तो एपीसी होनी चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने फिर अब दोनों ने मिल के सर जोड़े, उन्होंने कहा जी हम एपीसी मुनक़िद करते हैं इस्लामाबाद में। तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को दावत दी गई कि वो एपीसी में शिरकत करें। और मौलाना फजल रहमान जो पहले ही तैयार थे तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम एपीसी में शिरकत करते हैं। तो एपीसी जो मुनक़िद करवाई गई थी इसके मुनक़िद में जो आम यानी कि नज़र आ रहा था वो ये था कि अपोजिशन जो थी वो शायद हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहती है, शायद हुकूमत को प्रेशर डालना चाहती है, क्या शायद हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाना चाहती है, या शायद वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगना चाहती है, या वो इस तरह के जो मुतालबा थे जो एंड में जो अपोजिशन ने ये जो मौलाना फजल रहमान ने पढ़ के सुनाए थे वो ये थे। तो अब देखना ये कि इस अपोजिशन इस एपीसी में आखिर हुआ क्या। तो इस एपीसी में बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई। हुआ कुछ यूँ कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इस एपीसी में जो खिताब था वो जो नवाज़ शरीफ का खिताब जो था वो नशर किया गया बराह रास्त, और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ही अच्छा फैसला किया कि नवाज़ शरीफ का खिताब जो था वो बराह रास्त दिया, उसको किसी किस्म कोई कतन आयद नहीं की। इस तरह लोगों को पता चल गया कि नवाज़ शरीफ क्या तकरीर में बात करने वाले हैं और उनको नवाज़ शरीफ की तकरीर से वाज़ह हो गया कि वो किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम देखें कि असद ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीरों में क्या कहा और उन्होंने क्या गिले शिकवे किए मौलाना फजल रहमान से, और फिर मौलाना फजल रहमान ने क्या गिले शिकवे किए असद ज़रदारी साहब से। तो इसी तरह फिर जब मौलाना फजल रहमान जब इस्तीफ़ा मांगा बिलावल से कि आप अपनी पार्टी समेत इस्तीफ़ा दें असम्बलियों से, तो फिर बिलावल ने क्या कहा। तो वो कुछ यूँ कि बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई थी कि वो कुछ यूँ सबसे पहले जो एपीसी से खिताब किया वो किया था मियां नवाज़ शरीफ साहब ने। मियां नवाज़ शरीफ ने जब एपीसी से खिताब किया तो उन्होंने काफ़ी तल्ख़ बातें की और उसमें उन्होंने इदारों को काफ़ी हिट किया, काफ़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उसमें काफ़ी यानी ज़्यादा उसमें कहा गया उसमें जनरल नासिर बाजवा साहब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा, वही इल्ज़ाम लगाया जो कि इंडिया का मेजर रेप आरिया जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा था जनरल नासिर बाजवा को, यानी कि उसी की तायद की गई। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि मियां नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मेरे लोग जो हैं वो जेल में हैं। अब मेरे लोगों में उन्होंने किन का नाम दिया, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों में शामिल है खुर्शीद शाह, मेरे लोगों में शामिल है मीर शकील रहमान, मेरे लोगों में शामिल है ये दूसरे अपनी पार्टी के 2 बंदे लंगड़ी, यानी कि आपके बंदों में खुर्शीद शाह भी शामिल है और आपके बंदों में मीर शकील रहमान भी शामिल है, यानी कि मीर शकील रहमान भी मुस्लिम नून का पार्टी वर्कर है, यानी कि मुस्लिम नून का वो है। तो यानी कि आपने एक तरह से इंडोर्स कर लिया है मीर शकील रहमान को, तो ये तो हैरानगेज़ बात है। तो दूसरी तरफ यानी कि मियां नवाज़ शरीफ ने काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ बातें की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम आयद किए रियासती इदारों के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा यानी कि इसको एक टेंस यानी कि सूरत हाल जो थी वो पैदा हो गई थी। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि फिर जब नवाज़ शरीफ साहब का खिताब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर असद ज़रदारी साहब ने अपना खिताब शुरू किया एपीसी में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ शिकायत की इदारों से भी, और फिर इसके अलावा उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी शिकवा किया कि वो मौलाना फजल रहमान जो थे वो यानी कि काफ़ी ज़्यादा ने वो तल्ख़ बातें की मौलाना फजल रहमान से कि मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त की मदद की हमारी जब हमें ज़रूरत थी। और इसी तरह जब मौलाना फजल रहमान को तकरीर को सेंसर किया गया पीपल्स पार्टी ने, तो उसमें हुआ कुछ यूँ था कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत जो वो भी ये बात दबाना चाहती है और
अनफॉर्चुनेटली जो APC है वो भी मेरी आवाज़ को दबाना चाहती है, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी में मेरी आवाज़ को दबाना चाहती हैं और मेरी तकरीर को जो था वो उन्हें नहीं जाने दिया गया ज़रदारी की तरह और मियां नवाज शरीफ की तरह। तो हुआ कुछ यूँ कि फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान दिया, उसमें वो साथ ही बैठे हुए थे मौलाना फजल रहमान के साथ। उन्होंने कहा कि बेसिकली ये इन कैमरा सेशन है और इसकी जो तकरीरें हैं ये मीडिया पर नशर नहीं हो सकती, यानी कि लाइव नहीं जा सकती। तो लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान इस तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और नाराज़ नज़र आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ सूरत हाल ये थी। और इसमें अगर हम देखें कि इसमें हाँ, सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने ये ख़िताब क्यों किया और किसके कहने पे किया। अब अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें मियां नवाज शरीफ साहब की, तो फिर मियां साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो शायद ऐसे थे जैसे उनको किसी ने फ़ोर्स किया हो मियां नवाज शरीफ को कि वो ये तकरीर करें, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो विलिंग नहीं थे ये तकरीर करने पे। और क्या आखिर ऐसी क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने ये तकरीर की। तो जैसे कि आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान सॉरी मियां नवाज शरीफ ने जब शहबाज शरीफ को कहा कि वो जाके मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करें APC के हवाले से, तो उसमें फिर शहबाज शरीफ को मुलाकात का टाइम था मौलाना फजल रहमान 4 बजे का। और फिर उसी सुबह को नवाज शरीफ साहब ने इरफान सिद्दीकी साहब को कहा कि वो जाके मुलाकात करें मियां नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान से और जाके मामला तय करें। तो ये एक ऐसे सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट था शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का, और ये बाईपास क्यों किया गया शहबाज शरीफ को। और उस इरफान सिद्दीकी को कॉल करने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब क्यों कॉल की और क्या बातें हुई वहाँ पे, ये भी एक राज ही है। तो इसी तरह जो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या बातें की मौलाना फजल रहमान से, तो वो तो मौलाना फजल रहमान जानते हैं या आप इरफान सिद्दीकी जानते हैं। तो इसी तरह फिर ये कहते हैं मुबैना तौर पर ये तकरीर जो है मियां साहब ने ख़ुद नहीं की, बल्कि ये मियां साहब के उन बैनुल अक़वामी आकाओं ने उनको फ़ोर्स किया है कि वो ये तकरीर करें। यानी कि वो कौन से बैनुल अक़वामी आका हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को फ़ोर्स किया कि वो ये तकरीर करें और ये इंतशार बर्पा करें रियासत पाकिस्तान के अंदर। तो हुआ कुछ यूँ कि वही मुल्क जिस मुल्क ने कॉल की थी मुबैना तौर पर कहते हैं कि तो उसी मुल्क ने मियां नवाज शरीफ को फ़ोर्स किया कि वो पाकिस्तान में ये इंतशार वाली स्पीच करें। अब वो मुल्क क्यों किया उसने ये तो वही जानता है, लेकिन कहा जाता है कि मुबैना तौर पर कुछ गैर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल को इतना वो ख़राब करना चाहते हैं कि इन दी एंड पाकिस्तान भी सूडान की तरह, मिस्र की तरह या जो बहरीन की तरह या फिर UAE की तरह जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट कर ले, इसराइल को रिकगनाइज़ कर ले। और ये बेसिकली इसराइल को रिकगनाइज़ करने की मुहिम का ही एक नतीजा था नवाज शरीफ की तकरीर जो थी, कहा यह जाता है। और ये प्रेशर जो है वो मगरबी ममालिक की तरफ से आया था नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और ये प्रेशर जो है ये मुबैना तौर पर अरब ममालिक की तरफ से नवाज शरीफ के ऊपर आया था। तो अब नवाज शरीफ ने ये तकरीर जो है ये अरब ममालिक के कहने पे की है या मगरबी ममालिक के कहने पे की है, ये तो आपको पता है कि, लेकिन नवाज शरीफ ने तकरीर अपने खुद विलिंग दिल से नहीं की, बल्कि उन गैर मुल्की आकाओं के कहने पे की है जो कि वक्त आने पे अपने इन मुखरों को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें कि इस APC में हुआ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। उसमें हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान ने फिर जब मैं बिलावल को कहा कि वो असम्बली से इस्तीफ़े दें, तो मौलाना बिलावल साहब थे उन्होंने कहा कि बड़े खूबसूरत जवाब दिया बिलावल साहब ने। मैं तो हैरान हूँ कि बिलावल साहब का टीचर कौन है कि उनको जो इतनी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स उनको सिखा रहा है। तो हुआ कुछ नहीं कि जब मौलाना फजल रहमान ने पूछा कि आप, मौलाना फजल ने कहा कि बिलावल को कि आप असम्बली से इस्तीफ़ा दें, पीपल्स पार्टी के अरकान से इस्तीफ़े दें, तो बिलावल ने बड़े खूबसूरत जवाब दिया मौलाना फजल रहमान को। कहा कि ठीक है, हमें तो इस्तीफ़ा देने पर कोई इतराज़ नहीं है, हम आज इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप PMLN को भी कहें कि वो इस्तीफ़ा दे असम्बलियों से और फिर हम इकट्ठे इस्तीफ़ा दें और असम्बली इकट्ठे बाहर आएँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम अपने इस्तीफ़े, यानी बिलावल ने कहा कि हम अपनी पार्टी के इस्तीफ़े जो है वो PMLN को देते हैं और PMLN जो है वो अपनी पार्टी के इस्तीफ़े भी, हमारी पार्टी के इस्तीफ़े भी स्पीकर कौंसिल में जमा करवाएँ और इस तरह हम असम्बली से रिज़ाइन करते हैं। तो इस पर फिर जब मौलाना फजल रहमान ने शहबाज से पूछा तो शहबाज शरीफ इस मामले में गोम की कैफे का शिकार थे, वो तो परेशान थे, वो तो एक तरह के वो रंग उड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि ये क्या सूरत पैदा हो गई है। तो मौलाना फजल रहमान कहा ठीक है, आप कॉल करके पता कर लें मैं अगर मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से कि जी आखिर क्या, यानी कि क्या चीज़ें हैं। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि शहबाज साहब ने जब कॉल की उसको मियाँ साहब को, तो मियाँ साहब का नंबर जो था वो बंद जा रहा था। मियाँ साहब जो थे वो तकरीर करने के बाद जो थे वो, यानी कि
उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ किया और जाके कमरे में सो गए। यानी कि वो जो टास्क उनको मिला था वो उन्होंने कंप्लीट किया और जाके वो सो गए। अब देखना ही है कि फ़र्दर उनके क्या एज़ाइम है, क्या उनकी वो हैं, तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो इसमें हुआ कुछ यूँ कि फिर जब बिलावल मौलाना मियां माशा साहब ने जब बात बताई मौलाना फजल को, तो मौलाना फजल को पता चल गया कि ना मुस्लिम नून इंटरेस्टेड इस्तीफ़ा देने में और ना ही पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड इस्तीफ़ा देने में। तो फिर मौलाना फजल को पता चल गया था कि ये दोनों पार्टियाँ जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के देखती हैं और ये इनको जो अपोजिशन का जो जॉइंट यानी कि वो है मौक़िफ़ है उसके साथ ये खड़ी नहीं हो सकती दोनों पार्टियाँ। तो इस तरह पे मौलाना फजल मान जो थे वो फिर काफ़ी नाराज़ हुए मुस्लिम लीग पे भी और पीपल्स पार्टी पे। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इस तरह पे ये अपोजिशन की APC जो थी ये काफ़ी तल्ख़ माहौल में इसका अख्ताम हुआ। तो इसी तरह अगर हम देखें कहते हैं इसके बाद, हाँ, इस APC के बाद पैदा होने वाली सूरत जो थी वो इंतहाई यानी कि वो उसमें भी हुकूमत का रद्द समझ उन्होंने कहा कि हमें पहले पता था कि ये पार्टियां जो हैं वो ये बातें करेंगी और इनके मकासद जो थे वो वाज़िया थे। तो इसी तरह फवाद चौधरी ने बताया कि मौलाना साहब तो अगर ठट्टे कट्टे हैं, वहाँ पर बिल्कुल सेहतमंद हैं और देखें इनकी शक्ल से वाज़ह हो गया, इनकी तकरीर से वाज़ह हो गया कि बिल्कुल सेहतमंद है, किसी को कोई बीमारी नहीं है और ये सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं लंदन में। तो इसी तरह फिर दूसरे वज़रा जो थे फैसल बाबला साहब ने, शेख रशीद साहब ने और दूसरे ने भी अपनी राय का इजहार किया और इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा कि नवाज शरीफ को देखने पर ज़ाहिर लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है और अगर कोई बीमारी तो अगर उनको सेहत भी दे नवाज शरीफ साहब को और उनके जो, लेकिन उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अपने मुकदमे का सामना करें और मुल्क में इंतशार की सियासत ना करें। तो इसी तरह फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब की है जो एक्स्ट्राडिशन की एग्रीमेंट्स हैं वो तलब की, उनकी डिटेल तलब की है कि पाकिस्तान के UK के साथ और USA के साथ जो माहदे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि हमें इतनी डिटेल प्रोवाइड की जाए। इसी तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जो बाजवा साहब ने क्लियर मैसेज का दिया है। इस वक्त उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का या आर्म्ड फोर्सेस का सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही फ़ौज सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत करती है। तो इसी तरह ही अगर हम चलते हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। इंटरनेशनल टॉपिक्स बहुत ही मज़ेदार हैं इस दफ़ा और इसमें अब बात करेंगे USA और चाइना के ऊपर कि USA और चाइना के ताल्लुकात जो थे वो इंतहाई कशीदा हो गए थे उस वक्त जब USA के जासूस तैयारी जो थे, अमेरिका का जासूस तैयारी जो था वो जब उसने वायलेशन की साउथ चाइना सी के ऊपर और साउथ चाइना सी के ऊपर उसने इस तरह वायलेशन की कि भाई ट्रक लगा के वायलेशन की अमेरिका ने बेसिकली किया कि उनका जासूस तैयारा एंटर हुआ साउथ चाइना सी में और उसने कंट्री कोड जो लगाया हुआ था वो लगाया हुआ था मलेशिया का, यानी कि फ़ेक कंट्री कोड लगा के वो एंटर हुआ था साउथ चाइना सी की हदूद में। तो लेकिन चाइना ने बड़ी इंटेलिजेंटली उसको ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसको वापस जाने में मजबूर भी किया और उसको फायर भी किया, लेकिन ज़ाहिर बात है वार्निंग शॉट्स होते हैं, वार्निंग शॉट दिए उनको, वार्निंग दे के आप वापस चले जाएँ। तो इसी तरह ही अमेरिका को पता चल गया कि चाइना सोया नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं हाँ सूडान के ऊपर, तो हुआ कुछ यूँ कि इसराइल और सूडान के मामला जो है तकरीबन तय हो चुके हुए हैं और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पोम्पियो वो सूडान के दौरे पे हैं और उन्होंने सूडान को $3 अरब देने का ऐलान किया है और ये $3 अरब जो हैं ये बेसिकली इसराइल ये दे रहा है सूडान को कि वो इसराइल को तस्लीम करें, नहीं कि सूडान जो है वो $3 अरब के बदले जो है वो इसराइल को तस्लीम करने चाह रहा है। और वैसे भी सूडान के अंदर बेतहा तबाही इस वक्त आई हुई है, यानी कि अननेचुरल रेन जो थी, यानी कि गैर फितरी बारिशें जो थी वो सूडान में हुई हैं और उसमें सैलाब बर्पा हो गया, पूरे सूडान में सैलाब आ गया था। खर्तूम शहर जो उनकी कैपिटल है वो मुकम्मल तौर पर डूब गया था। तो अब $3 अरब के बदले जो है वो सूडान जो है वो इस वक्त तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को। तो इसी तरह इस लाइन में खड़े हुए हैं इस वक्त कुवैत भी खड़ा हुआ है, कुवैत ने भी ऐलान कर दिया कि हम तस्लीम करने वाले हैं इस वक्त। अभी ऐलान यानी कि उन्होंने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया लेकिन वो भी इस लाइन में खड़ा हुआ है इसराइल को तस्लीम करने में और उसके बाद कतर भी जो है वो भी रिकग्नाइज़ कर लेगा इसराइल को। तो बेसिकली अल्टीमेटली प्रेशर जो है अब ये बिल्ड किया जा रहा है इमरान खान के ऊपर कि इस तरह से हालात वाक़यात पैदा करके कि इमरान खान जो है वो अल्टीमेटली जो है वो रिकग्नाइज़ कर लें इसराइल को। और मुझे ख़दशा ये है कि जो फैटफ में जब ये जाएंगे, ऐसे मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला फैटफ में पाकिस्तान को रेड लिस्ट से वाइट लिस्ट में डाले, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल जो है फैटफ में कोई नई कंडीशन ऐड करवा सकता है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, पाकिस्तान का मुकम्मल यानी कि हिफाजत करे और पाकिस्तान को हर किस्म की शर से महफूज रखे और पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखे और पाकिस्तान के ऊपर अपना जो रहम है, अपना करम है वो कायम रखे
और पाकिस्तानी अवाम को भी इस मुल्क का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों को मुकम्मल तौर पे यानी कि महफूज रखे और दुश्मन को निस्बत नबूद करे। तो इसी दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सबको अपना हिस्सा रखे। सो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और